हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 11th का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स कर लिए हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि सर्वाइवल किसे कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और हमने अलग अलग डेवलपमेंट्स के बारे में जाना, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब के बारे में जाना, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जाना। आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन को समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास कहते किसे हैं। किस प्रकार एक बच्चा जन्म के बाद अलग अलग तरीके से अपनी सोच का विकास करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे प्रत्येक उम्र के चरण में उसका विकास होता चला जाता है, और वो नई नई चीजें सीखता है। हर दिन वह अपना मानसिक विकास करता है और नए नए कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करता है और उन्हें समझने का प्रयास करता है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि परिभाषा को जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। तो संज्ञान या सोच विचार यानी कॉग्निशन और थिंकिंग का संबंध इस बात से है कि हम किस प्रकार अपने परिवेश को जानते हैं। परिवेश यानी वातावरण को जानते हैं। इस लाइन का अर्थ है कि हम वातावरण के अंदर किस तरीके से हम अलग अलग सोच विचार का विकास करते हैं, और यह किस प्रकार संबंधित है, हम इसे जानेंगे। हम किस प्रकार सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं, तथा किस प्रकार परिवेश के बारे में हमारे दिमाग में तस्वीरें बनती हैं। हम कोई भी बात करते हैं, हम कोई भी चीज देखते हैं, हम उससे अपनी कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसीव करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद हम अपने दिमाग में किस तरीके की इमेजेस क्रिएट कर लेते हैं। यह हमारा थिंकिंग पावर होता है कि हम कोई भी बात सोचते हैं, किस तरीके से उस बात की तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं। सोच विचार में शामिल विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। हम स्वाद के बारे में जानते हैं, रंगों के बारे में, आकारों के बारे में, सजीव निर्जीव वस्तुओं, एडिबल और नॉन एडिबल के बीच में विभिन्नता या अंतर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो मीठा पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नमकीन पसंद करते हैं। अगर आप कलर की बात देखेंगे तो आप देखेंगे गर्ल्स होती हैं वो पिंक कलर पसंद करती हैं, वो अपने टॉयज में भी पिंक कलर होना चाहिए। उनका अगर बैग है तो बैग में भी पिंक कलर होना चाहिए। ऐसे ही जो बॉयज होते हैं वो भी ब्लू कलर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अलग अलग शेप्स होते हैं। सजीव निर्जीव के अंतर वो सजीव निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर स्पष्ट करना शुरू कर देते हैं। हम कुछ भावनाओं को, कुछ अनुभव के साथ, कुछ व्यक्तियों को एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार के साथ, किसी मौसम को किसी विशिष्ट माह के साथ, तथा कुछ वस्तुओं को किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों के साथ जोड़ते हैं। आप छोटे बच्चों को अगर देखेंगे तो जैसे ही ग्लव्स आते हैं तो ग्लव्स को वो देखता है तो उसे उसके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाता है कि ग्लव्स को हम सर्दियों में पहनते हैं। कैप है, अगर वुलन कैप है तो उसे हम सर्दियों में पहनते हैं। इसी प्रकार अगर हमारे हाथ में अम्ब्रेला है तो हम उसका बारिश में यूज करते हैं। तो बच्चे इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, और इस वातावरण से हर दिन वो नई वस्तुओं को सीखते हैं। इसे हम संज्ञान या कॉग्निशन कहते हैं, या हम इसे थिंकिंग कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे कार्य का कोई प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम कारण प्रभाव संबंधों को समझते हैं। जब हम किसी स्थिति को निपटने का वैकल्पिक तरीका सोचते हैं तो हम समस्याओं का समाधान करने में हम अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। वो हर एक प्रॉब्लम का अपने तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, एक विकल्प निकालने का तरीका सोचता है, और इस प्रकार वो अपने सोचने का जो दायरा है उसको बढ़ाता जाता है, और एक चीज का दूसरे चीज के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, जैसे ही उसके फादर गाड़ी की चाबी उठाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि मेरे पापा बाहर घूमने जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है, और वो रोना उसका यह मैसेज है, वो यह अपना मैसेज कन्वे करता है कि मुझे भी बाहर आपके साथ घूमने जाना है। इस प्रकार
जो बच्चा है वो हर दिन अपने वातावरण से नई नई चीजें देखता है, सीखता है और उनसे संबंधित अपने दिमाग में बहुत सारे पिक्चर्स क्रिएट करता है और अपनी बातों को अपने आसपास जो लोग होते हैं उनको समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में सोच किसे कहते हैं, कॉग्निशन किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं। हम अनुकरण करते हैं, वस्तुओं के बारे में तर्क करते हैं, वस्तुओं, अनुभव तथा भावनाओं के बीच संबंधों को समझते हैं, काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोचते हैं तथा तर्क करते हैं, तथा अमूर्त तथ्यों के बारे में सोचते हैं, अर्थात ऐसे विचारों तथा संकल्पनाओं के बारे में सोचते हैं जिसका वैसे विचार या भावनाओं के रूप में भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इसमें हम बात करेंगे कि एक बच्चा और बड़ा किस तरीके से अलग अलग कल्पनाओं के द्वारा बातों को सोचता है, उनके बीच में संबंध बनाता है। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो हम संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास हमारी एक सोच है, हमारी कल्पना शक्ति है, हमारी तर्क शक्ति है, हमारे संकल्पनाएं हैं, विचार है, जिसके द्वारा कि हम अपना मानसिक विकास करते हैं। उन कल्पनाओं के द्वारा, उन कॉन्सेप्ट्स के द्वारा हम अपना मानसिक विकास करते हैं, इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब हर दिन बच्चा एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करता है और उससे नई नई चीजों को समझना शुरू कर देता है। अनुकरण का अर्थ है सीखना। हम हर दिन सीखते हैं, जो हम सीखते हैं उसके बारे में तर्क करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह हर दिन सीखता है। अब वो उसके मन में बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न कि रात कब हो जाती है, वो शुरू में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है कि आफ्टरनून कब है, इवनिंग आवर्स कब है, मॉर्निंग आवर्स कब है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो परिवार के साथ रहता है, परिवार के लोग उसे धीरे धीरे समझाते हैं, अब सुबह हो गई है, आपको उठना है, अब सुबह सुबह आपको थोड़े समय के बाद ब्रेकफास्ट करना है, अब दिन हो गया है तो हमें लंच करना है, अब रात हो गई है तो हमें डिनर करना है। यानी हम एक चीज का दूसरी चीज के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ते हैं, तर्क करते हैं, उसके बारे में कोई ना कोई विचार लाते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे हम सीखना शुरू कर देते हैं। अब है कि यहाँ पर एक सिद्धांत दिया गया है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जीन पियाजे का सिद्धांत कहते हैं। तो आपके यहाँ पे जो प्रश्न है वो दो तरीके से आ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, समझाइए और इसके चरणों का वर्णन कीजिए, या जीन पियाजे के सिद्धांत का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए तथा विकास की चारों अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, जिसमें सबसे पहले आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डेफिनेशन देनी है, जिसमें आप बताएंगे कि हम प्रत्येक दिन सीखते हैं, तर्क करते हैं। यह सोचना, समझना, तर्क करना, विचार करना, कल्पना शक्ति का विकास करना क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब इन संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने अपने शब्दों में समझाया है, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। और यह जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, यह आगे भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा 12th में, और आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं अगर एजुकेशन से रिलेटेड, तो भी यह थ्योरी पूछी जाती है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे रटने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपने दिमाग में जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे एक पिक्चर क्रिएट करते जाइए कि जन्म से लेके जब तक बच्चा 18 साल तक का होता है तो उसका मानसिक विकास किस प्रकार होता है, वो क्या सोचता है, कैसे काम करता है। आप बस अपने दिमाग में इस तरीके की पिक्चर बनाते जाइए। ये पूरा जो 11th चैप्टर का पार्ट 4th है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस कुछ शब्द हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, वो उसी नाम से याद होंगे, और इसके अंदर कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है। बच्चों, मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, मेरे हर वीडियो में मैं एक ही बात स्टूडेंट्स आपको बोलती हूँ कि आपको ये शब्द अपनी कॉपी में लिखने होंगे, जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे यह कमेंट्स में लिखते हैं कि लैंग्वेज बहुत टफ है, पर स्टूडेंट्स जब तक हम ये वर्ड्स नहीं जानेंगे, अब जैसे
परिपक्वता है तो हम परिपक्वता ही बोलेंगे, उसे मैच्योरिटी ही बोलेंगे। अगर संज्ञान है तो उसे हम कॉग्निशन ही बोलेंगे। तो ये इस सब्जेक्ट के ये वर्ड्स हैं जो हमें याद करने होंगे। तो अब हम अपना जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं कि क्या कहा है इन्होंने। ये एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास के ऊपर अपनी थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी उपयुक्त मानसिक क्रियाएं हमारी सोच का एक भाग है। संज्ञानात्मक विकास अध्ययन में जन्म से बच्चों की इन सभी और अन्य मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास में जन्म से लेके और बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है। बच्चे के जन्म के समय से परिपक्वता तक संज्ञान के विकास में चरणों का अध्ययन तथा वर्णन जीन पियाजे के द्वारा किया गया। इसमें 4 स्टेप्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी बात को समझाया है। उनके अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम या चरणों की श्रृंखला है, ऑर्डरली सीक्वेंस और अ सीरीज ऑफ स्टेजेस है। मतलब एक के बाद एक अवस्था प्रारंभ होती चली जाती है। कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में विशिष्ट उम्र में अधिक प्रगतिशील हो सकते हैं, किंतु विकासात्मक क्रम सामान्यतः भिन्न भिन्न नहीं होता है। इस लाइन का अर्थ है कि सभी बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीकों से होता है। कुछ में जल्दी होता है और कुछ में थोड़ा सा धीमी गति से होता है, पर होता सभी के अंदर है। इस प्रकार वो हर एक चरण में नई नई चीजें सीखता चला जाता है। जीन पियाजे के जो 4 चरण हैं उसमें पहला है संवेदी क्रियात्मक, द सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व प्रचलनात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्णतः रचनात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक प्रचलनात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस दी है। हम एक एक स्टेज को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहली है संवेदी क्रियात्मक चरण, द सेंसरी मोटर स्टेज। देखो यहाँ पे हम रटेंगे कुछ भी नहीं, हम इसे समझेंगे। संवेदी क्रियात्मक चरण यानी कुछ सेंसेशन की बात हुई है, कुछ संवेदनाओं की बात हुई है, और हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें आंख, नाक, त्वचा, जीभ और कान होते हैं, जिनसे हम सुनते हैं। कान से हम सुनते हैं और हम समझते हैं, आंखों से हम देखते हैं और हम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, स्किन से हम फील करते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं और त्वचा से हम फील करते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। इस प्रकार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो यह जो फर्स्ट स्टेज है यह जन्म से शुरू होकर 2 साल तक चलती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है। तो वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अपनी सेंसरी ऑर्गन से यानी कि अपनी ज्ञानेंद्रियों से हर दिन समझता चला जाता है। इस अवधि के दौरान शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तथा अपनी क्रियात्मक क्षमताओं अर्थात क्रियाओं के माध्यम से परिवेश को समझने का प्रयास करता है। मतलब कि अपना जो मोटर डेवलपमेंट है, किसी भी वस्तु के पास जाएगा, उसे टच करेगा, उसे उठाएगा, उसे थ्रो करेगा, उसे कैच करेगा और वातावरण के आसपास में वातावरण में जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट करता हुआ चला जाता है। जैसे अगर हम बच्चे के मुंह में कुछ मीठा देते हैं तो वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील करता है कि इसका टेस्ट मीठा है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने जब इस बात को समझाया था तो मैंने उसमें कुछ पिक्चर्स भी लगा रखी जिसमें एक बच्चा संतरा टेस्ट कर रहा है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसमें पता चल रहा है कि उसको फील हो रहा है कि ये चीज खट्टी है। और जब वो आइसक्रीम खा रहा है तो वो अपने हाथ से यह बता रहा है कि मुझे और आइसक्रीम खानी है, यानी बच्चा मीठा ठंडा इस चीज का टेस्ट लेने लग जाता है। फर्स्ट जो स्टेज है वो मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है संवेदी क्रियात्मक चरण यानी द सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी जिसमें कि हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है और हमारे शरीर में क्रियात्मक विकास होता है यानी हमारी मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है।
उनके द्वारा जो बच्चा होता है वो सीखता चला जाता है। यह जो फर्स्ट स्टेज है, यह जन्म से 2 साल तक की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अपनी क्रियात्मक क्षमताओं के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता चला जाता है। जैसे एक बच्चा किसी गर्म चीज को जैसे ही हाथ लगाएगा वो अपने हाथ को पीछे कर लेगा, यानी उसके दिमाग ने उसे संदेश दिया है कि ये चीज गर्म है, इसे नहीं पकड़नी चाहिए। इसलिए इसे विकास की संवेदी क्रियात्मक अवधि कहा जाता है। इस प्रकार शिशु संसार को वस्तुओं तथा लोगों पर अपनी क्रियाओं के तथा वह उसको कैसी लगती है के आधार पर समझता है। अब कुछ क्रियाएं अच्छी होती है जिसको देखकर वे अच्छा फील करता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चे के सामने कुछ कलरफुल फिशेस उसे नजर आ रही है, तो वो उनको देखता है, उनके बारे में सोचता है और धीरे धीरे इस प्रकार वो अपना कॉन्सेप्ट बनाता चला जाता है। ये जो कलर्स हैं वो उसको अच्छे लगते हैं, तो मदर क्या करती है, डार्क कलर के खिलौने होते हैं वो बच्चों के लिए यूज करती है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो आसपास के एनवायरनमेंट की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे पानी है तो उसको, पानी के साथ बच्चे बहुत खेलते हैं, उनको वो उसमें बहुत एंजॉय फील करते हैं, पानी को गेरना, उसमें हाथ लगाना। तो ऐसे वातावरण की जो भी चीजें हैं, पौधों को हाथ लगाना, ऐसे वो हर वातावरण की चीज के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट करते जाते हैं। एक शिशु बालिका खिलौनों को उसी रूप से जानती है जैसा वह उसे दिखता है तथा स्पर्श करने पर महसूस होता है। संवेदी सूचना यह है कि वह उसे देख सकती है, ठोकर मार सकती है, धकेल सकती है, धक्का दे सकती है। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियात्मक क्रियाएं हैं, जिसमें कि बच्चा अपने शरीर की एक्टिविटी के द्वारा, अपने शरीर की मांसपेशियों के द्वारा किसी भी वस्तु को पकड़ता है, उसे कैच करता है, उसको आगे धकेलता है और नई नई चीजें सीखता चला जाता है। अभी तक वह खिलौनों का उसकी विशेषताओं का के अर्थ में नहीं समझती है, अर्थात वह सख्त है या वह सख्त है या नर्म, लकड़ी का बना हुआ है या धातु का, छोटा है या हल्का, भारी, यह संकल्पनाएं हैं जिन्हें शिशु अपनी अभी तक अनभिज्ञ होता है। मतलब अब वस्तु, वो चीजों को पकड़ता है, वस्तुओं को पकड़ता है और अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट करने लग जाता है कि मुझे बड़ा खिलौना चाहिए, मुझे बड़ी डॉल चाहिए, मुझे रेड कलर की डॉल चाहिए, मैं छोटा खिलौना नहीं लूंगा, तो मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए, छोटी चॉकलेट मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इस प्रकार वह छोटी, बड़ी, हल्की, भारी चीजों के बारे में अभी तक अनभिज्ञ होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वह उनके ये कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं और दिमाग में ये सोच और विचार बनते चले जाते हैं। बच्चे में चूषण प्रतिवर्त सहित अनेक प्रतिवर्त होते हैं, यानी रिफ्लेक्सेस होते हैं। सबसे पहला जो रिफ्लेक्स होता है वो सकिंग रिफ्लेक्स होता है, वो अपनी मदर से दूध पीता है, और इसके अलावा अगर उसके हाथ में उसकी फिंगर आ जाती है तो भी उसको सक करने लग जाता है, उसके हाथ में कोई टॉय आ जाता है तो वो उसको भी चूसने लग जाता है। यानी जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो चूसने की प्रक्रिया होती है। बच्चे के हाथ में अगर कोई कपड़ा भी आ जाता है तो वो उसको चूसना शुरू कर देता है। 2 महीने की आयु का होने पर शिशु अपने आसपास की वस्तुओं में रुचि प्रकट करने लग जाता है। 3 महीने की आयु तक वह समझने लगता है दूसरों की क्रियाओं से क्या संकेत मिलता है। जैसे मदर उसके आगे हाथ बढ़ाती है तो वह गोदी में आना चाहता है, मदर अगर उसको स्माइल देती है तो वो वापस से उसे स्माइल देता है, उनकी तरफ हंसता है, मुस्कुराता है। तो इस प्रकार से 3 महीने का जो बच्चा है वो प्रतिवर्त क्रियाएं देने लग जाता है, यानी कि जो क्रियाएं हैं उन्हें समझने लग जाता है और रेस्पॉन्सेस देने शुरू कर देता है। 4 से 8 महीने की आयु का जो शिशु होता है उसकी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। जब वह हवा में अपनी टांगों से मारता है, गेंद हिलती है, जब वह कोई वस्तु गिराता है तो आवाज आती है। इस प्रकार से वो क्रियाएं करने लग जाता है। आप इसे, मैं फिर से यही बात बोलूंगी स्टूडेंट्स, आप बस इसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप अपनी आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट करिए, या आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं आप उन्हें खेलते हुए देखिए, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या होता है कि 6 महीने का बच्चा होता है वो बैठने लग जाता है, और 8 महीने का जो बच्चा होता है वो क्रॉल करना शुरू कर देता है, यानी कि घुटनों से चलने लग जाता है। अब वो क्या करता है, किसी भी वस्तु को पकड़ता है, हिलाता है। आप देखो कि बच्चे
बच्चे जो होते हैं वो किचन में बर्तनों के साथ बहुत खेलना पसंद करते हैं, कटोरी चम्मच के साथ। तो उसमें जैसे जैसे आवाज आती है उनको बहुत अच्छा लगता है, और एक बार उन्होंने टच किया, उससे आवाज आई, अब वो बार बार उसको बजाना शुरू कर देता है और उस आवाज को वो एंजॉय करता है। अब उसको पता चल गया कि मैं अगर चम्मच से कटोरी पे मारूंगा तो उससे आवाज क्रिएट होगी। यह कारण प्रभाव संबंधों की शुरुआत है। अब उसे कारण और प्रभाव दोनों समझ में आने लग गया। कारण कि मैं इसको बजाऊंगा तो एक प्रभाव उत्पन्न होगा, एक आवाज उत्पन्न होगी, जिसकी शुरुआत अब इस उम्र में हो जाती है, यानी कि 8 महीने के बच्चों को हो जाती है। 8 से 12 महीने की आयु के बीच शिशु जानबूझकर क्रियाएं करने लगता है। इसका अर्थ है कि वह समझता है कि किस क्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी क्रिया किसी विशेष स्थिति में उपयुक्त होगी। जैसे वो बॉल को थ्रो करता है तो उसको पता है कि बॉल कितनी दूर तक जाएगी, और कई बॉल्स ऐसी होती है जो वापस, जैसे उसे जमीन पे फेंकते हैं तो वापस वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इस प्रकार बच्चे इस संबंध को वो बार बार जानबूझकर उस काम को करेगा और उससे सीखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है कि 12 से 18 माह की आयु के जो बच्चे होते हैं, शिशु कार्य करने के विभिन्न तरीकों का प्रयास करते हैं। वह भिन्न परिणामों के लिए अपनी क्रियाओं को परिवर्तित करता है। इसका उदाहरण है कि शिशु अपने खिलौनों को बार बार फेंककर यह देखता है कि वह खिलौना कितनी दूर जाता है अथवा उसके ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है जब वह उसे अलग अलग ऊंचाई से फेंकता है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बच्चे करते रहते हैं। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि एक बच्चा है, वो उसके हाथ में कुछ टॉय है जिसको वो बार बार उसको टच करेगा और उससे आवाज क्रिएट होगी जिसको वो एंजॉय करेगा। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि वो उसे पता है कि मैं कौन से ब्लॉक को कौन सी शेप में डालूंगा तो वो उसके अंदर चली जाएगी। ये जितनी भी एक्सपेरिमेंट हैं बच्चों के, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से होते हैं। वो एक बार ट्राई करते हैं, गलती होती है तो उसको दोबारा करते हैं और उसके बाद वो सीख जाते हैं। 18 से 24 महीने की आयु, यानी कि अब जो बच्चा हो गया है वो 2 साल का हो गया है, एक महत्वपूर्ण विकास होता है। शिशु मानसिक रूप से घटनाओं, वस्तुओं तथा लोगों को स्मरण करने लगता है। इसका अर्थ है कि वह अपने दिमाग में एक विचार, एक चित्र निरूपित करने में समर्थ हो जाता है। इसे मानसिक निरूपण यानी कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे उसे पता चल जाता है मेरी मदर कौन है, मेरे फादर कौन है। जैसे ही वो आता है तो वो उनकी गोदी में जाता है, उनके साथ एंजॉय करता है, तो उसके दिमाग में अब पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि कौन कौन मेरे परिवार के अंदर सदस्य हैं, और वो जैसे जैसे उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके उतना ही वो उनके साथ एंजॉय करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट स्टेज को पढ़ा है जिसे हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह अवस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे हम संवेदी क्रियात्मक यानी कि जिसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, और क्रियात्मक यानी बच्चा अपने हाथ से, अपनी मांसपेशियों से किसी भी चीज को पकड़ता है, थ्रो करता है, आवाज करता है और नई नई चीजें सीखता है। सेकंड है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में जानेंगे, यानी पूर्व प्रश्नात्मक अवधि क्या होती है। यह जो अवधि होती है यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस चरण तथा पूर्ववर्ती चरण के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस अवधि के दौरान बच्चा प्रारंभिक संकल्पनाएं विकसित करना आरंभ कर देता है। प्रारंभिक संकल्पनाएं क्या होती हैं? जैसे कलर कॉन्सेप्ट लेना शुरू कर देता है, किसी भी नंबर के बारे में जानना शुरू कर देता है, वह बनावट यानी शेप्स के बारे में जानना शुरू कर देता है, स्थान के बारे में, आकार के बारे में कि कोई चीज गोल है, चकोर है, लंबी है, छोटी है, समय के बारे में जानना शुरू कर देता है। 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा हो गया है, और हम जानते हैं कि 7 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो अब स्कूल जाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो स्कूल जाता है और पहले वो अपने परिवार से सीखता है और उसके बाद वो अपने स्कूल में धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है, नए नए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन शुरू कर देता है, जिसे हम प्रारंभिक संकल्पनाएं कहते हैं। इन प्रारंभिक संकल्पनाओं में क्या आता है? हम शेप की बात करते हैं, हम किसी भी स्थान की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बच्चे को बोलूंगी कि जाओ किचन में ये रख के आ जाओ, तो वो जाएगा और किचन में रख के आ जाएगा। मैं उसे बोलूंगी कि आप जाओ और
ये सामान बेडरूम में रख के आओ तो वो वहां पे रख के आ जाएगा, टॉय रूम में रख के आओ। आकार के बारे में जानने लग जाता है, टाइम के बारे में जानने लग जाता है, डिस्टेंस के बारे में जानने लग जाता है, गति, संख्या, नंबर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं उनके, जिसमें वो जानता है कि मुझे भी 2 चॉकलेट चाहिए, अगर आपने दीदी को 4 दी है तो मुझे 2 चाहिए। तो धीरे धीरे उनके मन में नंबर कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। कलर्स के बारे में, नहीं मुझे रेड कलर चाहिए, मुझे ये टॉय है वो पिंक कलर का चाहिए। मात्रा के बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि नहीं मुझे ये कम चीज मिली है, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे भारी ये भारी लग रहा है, मुझे हल्का दो। सजीव निर्जीव के बारे में, लंबाई के बारे में, टेम्परेचर के बारे में ये सारे कॉन्सेप्ट जानने लग जाते हैं। इन्हें हम आरंभिक संकल्पनाएं कहते हैं। एक 3 वर्षीय बच्चा सर्वप्रथम 2 वस्तुओं के संबंध में लंबी तथा छोटी का विचार बनाना शुरू कर देता है। जैसे अब उसे धीरे धीरे पता चल जाता है कि जिराफ है वो लंबा होता है, जो काऊ है वो जिराफ से छोटी होती है, एक लंबी पेंसिल कौन सी होती है, एक छोटी पेंसिल कौन सी होती है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्कूल्स में दिए, प्री स्कूल्स में दिए जाने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि लगभग 4 वर्ष की आयु तक वह 3 वस्तुएं दिए जाने पर सबसे लंबी, सबसे छोटी के बारे में समझ जाता है, उसे पता चल जाता है। जैसे हम उसे बोलेंगे ना कि आप इसे सीरीज में लगाओ, कि सबसे पहले छोटा लगाओ, उसके बाद उससे बड़ा लगाओ, उसके बाद उससे बड़ा लगाओ। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 4 वर्ष का बच्चा समझ जाता है। तथा एक 6 वर्षीय बच्चा भी भ्रमित हो सकता है, क्योंकि बच्चा अपने वस्तुओं पर एक ही विचार में, एक ही बारी में विचार नहीं कर सकता है तथा सापेक्ष आकार के बारे में नहीं सोच सकता है। बच्चों में यह क्षमता मध्य बाल्यावस्था के वर्षों में विकसित होती है। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो कई बार क्या होता है कि वो भ्रमित हो जाता है, यानी कंफ्यूज हो जाता है कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। पर वो 2 चीजों में, 3 चीजों में तो अंतर कर सकता है, पर अगर हम उसे ज्यादा संख्या में दे देंगे तो वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार संख्या की संकल्पना के संबंध में बच्चा एकदम से 1, 2, 3 आदि की संकल्पना विकसित नहीं कर सकता है। एक 3 वर्षीय बच्चा 10 तक गिनती का उच्चारण कर सकता है, यानी 10 तक की काउंटिंग बोल सकता है। किंतु यदि उसे किसी ढेर से 6 पत्थर उठाने के लिए कहा जाए तो उसमें गलती होने की संभावना होती है। संख्या की संकल्पना विकसित करने में बच्चा पहले अधिक तथा कम, एक तथा अनेक, 0 तथा अनेक, एक, अधिक, कम, समान की संकल्पना विकसित करता है और फिर धीरे धीरे 3, 4, 5 आदि की गणना सीख जाता है। यानी धीरे धीरे बच्चा काउंटिंग के बारे में जानने लगता है, कलर कॉन्सेप्ट के बारे में जानने लगता है, और वो अलग अलग मेथड से, अलग अलग खेल खेल के माध्यम से बच्चा सीखता चला जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्री ऑपरेशनल के बारे में जानेंगे कि प्री ऑपरेशनल किसे कहते हैं, पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था किसे कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में शब्द प्रचालन का एक विशिष्ट अर्थ होता है। प्रचालन का यह अर्थ होता है कि उन मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिनमें वस्तुएं परिवर्तित या रूपांतरित हो सकती है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चों को यह धीरे धीरे पता चलने लग जाता है कि कोई भी चीज परिवर्तनीय है, रिवर्सिबल है। जैसे हम बच्चे के हाथ में क्ले देते हैं तो बच्चे क्ले अलग अलग शेप में आती है, वो लंबाई में आती है, तो बच्चा उससे अलग अलग शेप बनाता है, वो उसको गोल करता है, वो उसको चपटा करता है। तो उसे यह समझ में आने लग जाता है कि जो क्ले है, जो मिट्टी है, उसकी मात्रा समान है पर उसे अलग अलग शेप में रूपांतरित किया जा सकता है। यहाँ पे यह स्पष्ट है, यह आपको इतना स्पष्ट ना था जब आप 5 वर्ष की आयु के थे। जब बच्चा छोटा होता है जब तक उसे उतना पता नहीं होता है, पर अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, विद्यालय पूर्व बच्चों की सोच में पूर्व प्रचलनात्मक यानी प्री ऑपरेशनल कहा जाता है, क्योंकि वह अभी किसी क्रिया को मानसिक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। वह स्थिति में तर्क के बजाय जो दृश्य है उसे अधिक प्रभावी होता है। मतलब वह तर्क नहीं कर सकता है, वो इसके बारे में कोई बोल नहीं सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे इसका कारण नहीं पता होता है। उसे तो वो जो चीज देख रहा होता है उसी को सीख रहा होता है।
हम विद्यालय पूर्व का अर्थ है जो प्री स्कूलर्स होते हैं कि बच्चों की सोच की इन विशेषताओं को समझेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है प्री ऑपरेशनल स्टेज को बताने के लिए। हम इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अब अपने परिवार से दूर थोड़ी देर के लिए प्री स्कूल में जाना शुरू कर देता है और उसके बाद वो फॉर्मल स्कूल में जाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो नए नए कॉन्सेप्ट सीखता जाता है। उसमें आकार का, रंग, स्थान, विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि संरक्षण का सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार समझाइए, या जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब संरक्षण बनाए रखना, इस शब्द का अर्थ है कि किसी पदार्थ की मात्रा समान रहती है भले ही इसका आकार परिवर्तित कर दिया जाए। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर बच्चों को 2 ग्लासेस दी जाए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक चौड़ी ग्लास है और एक थोड़ी संकरी ग्लास है, और हम इसे कह सकते हैं ये थोड़ी लंबी ग्लास है। तो इसके अंदर पानी की मात्रा दोनों में समान है, पर इस ग्लास में, जिसमें आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, बच्चे के हाथ में 2 ग्लासें हैं, एक थोड़ी चौड़ी है और एक थोड़ी लंबी है, पर इसमें पानी की मात्रा उतनी ही है, पर चौड़ी में वो कम नजर आएगी और लंबी में वो ज्यादा नजर आएगी। तो इससे जो छोटा बच्चा होता है 2 से 7 साल तक का, वो खाली ये देख सकता है कि इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। पर जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, यानी कि 3rd स्टेज में आता है, तो वो सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, और वो जानने लग जाता है कि इसके अंदर शेप का फर्क है, आयतन का फर्क है, कि एक में लंबाई में वो चीज नजर आ रही है और एक में वो चीज चौड़ाई में नजर आ रही है। इसे हम संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संरक्षण का सिद्धांत है कि बच्चे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाने लग जाते हैं और वो आकार परिवर्तन के बारे में जानने लग जाते हैं और इसे वो धीरे धीरे समझने लग जाते हैं और इसके ऊपर विचार करने लग जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर समान व्यास तथा ऊंचाई के 2 ग्लास लें तथा उसमें एक स्तर तक पानी डालें, तब बच्चे के सामने रखें। इनमें से एक ग्लास का पानी किसी तीसरी ग्लास में डालें। संभवतः पानी का स्तर संकरे ग्लास में बढ़ा होगा, यानी कि जो पतला ग्लास है उसमें पानी का स्तर बढ़ा हुआ नजर आएगा। एक विद्यालय पूर्व बच्चे द्वारा यह कह जाने की संभावना है कि संकरे ग्लास में जल अधिक है क्योंकि उसका जल स्तर ज्यादा है। इसका अर्थ है कि बच्चा अभी अपने विचार को बनाए नहीं रख पाता है, उसे नहीं पता कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, बस वो देखता है और सीखता। नेक्स्ट है क्रमांकन का क्या अर्थ है। वस्तुओं को क्रमांकन के अनुसार रखने का कार्य करना, क्रम के अनुसार रखने का कार्य करना। अब जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें पेंसिल्स देंगे अलग अलग लंबाई की, तो वो उसको क्रम में रख सकते हैं। और उन्हें हम ऐसे भी देंगे कि आप, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो बच्चा एक क्रम में किसी चीज को रख सकता है और धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है। इसका एक सामान्य उदाहरण लंबी से छोटी या उल्टे क्रम में विभिन्न आकारों की 5 पेंसिल को व्यवस्थित करना है। पूर्व विद्यालय आयु का बच्चा 3 पेंसिल सही क्रम में रख सकता है, अर्थात उसे क्रमांकन कर सकता है। चौथी पेंसिल के बारे में संदेहपूर्ण होगा तथा 8वीं पेंसिल के संबंध में विफल हो जाएगा। यानी वो धीरे धीरे सीखता है, पहले वो 2 चीजों को क्रम में लगाएगा, फिर 4 को लगाएगा, फिर 8 को लगाएगा। ऐसे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो क्रमांकन की प्रक्रिया सीखता चला जाएगा। नेक्स्ट है 3rd जो कॉन्सेप्ट है वो है किसी अन्य व्यक्ति के नजरिए को समझना। अब धीरे धीरे जो बच्चा होता है वो दूसरे लोगों के नजरिए को समझने लग जाता है। जैसे जैसे उसे टीचर समझाती है कि लंबा क्या है, छोटा क्या है, उसके लिए वो उनके हाथ में वस्तुएं देते हैं और पिक्चर्स के द्वारा उनको बताते हैं। इस अवस्था में बच्चा स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है तथा किसी अन्य व्यक्ति के नजरिए से वस्तुओं को समझ या देख नहीं सकता। यदि आप गेंद को किसी ऐसे स्थान पर छुपाते हैं जहां से बच्चा उसे नहीं देख सकता, किंतु उस कमरे में भिन्न स्थल पर खड़े किसी अन्य व्यक्ति को वो दिखाई देती है, तो बच्चा यह नहीं समझ पाता कि दूसरे व्यक्ति को गेंद नजर आ रही है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि एक बच्चा है, उसके सामने से आपने गेंद को छुपा लिया है।
अब एक दूसरा व्यक्ति जो उस कमरे में खड़ा है, उसको तो पता है कि इस गेंद को छुपा लिया गया है, पर बच्चे के दिमाग में अभी तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि गेंद को कहां और कैसे छुपाया गया है। पूर्व विद्यालय बच्चा यह मानकर चलता है कि दूसरे व्यक्ति स्थिति को उसी प्रकार से देखते हैं जैसे वह देखता है, तथा बच्चे की सोच की इस विशेषता को हम अहम संकेंद्रण कहा जाता है। बच्चे को यूं लगता है कि जैसे वो सोचता है वैसे ही बड़े सोचते हैं। जैसे अगर बच्चा साइकिल से गिर जाता है या बच्चा टेबल के पास से निकलता है और वो गिर जाता है, तो एक बड़ा व्यक्ति उसे कहता है कि मैं इस टेबल को मारूंगा, तो बच्चे को लगता है कि हाँ, टेबल को अब मारा है तो अब टेबल भी रोने लग गई है जैसे मैं रो रही हूं। उसे सजीव और निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है, उसे जैसा दूसरे व्यक्ति बता रहे होते हैं वैसा ही वो समझता है। इसका एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा होता है और साइकिल से गिर जाता है, तो बच्चा रोने लग जाता है, और जैसे हम कहते हैं देखो मैं इस साइकिल की पिटाई करती हूँ, साइकिल भी रोएगी, तो उसको लगता है कि हाँ, अब वो अचानक से चुप हो जाता है, उसका ध्यान अलग हो जाता है। तो इस प्रकार अभी उसमें इतनी सोच डेवलप नहीं हो सकती होती है कि क्या चीज सजीव है क्या निर्जीव है। वो धीरे धीरे इस चीज का जो विचार है वो समझने लगता है और उसके मानसिक विकास होता है। इस विशेषता को हम अहम संकेंद्रण कहते हैं। यह एक सामान्य अनुक्रिया है। पूर्व विद्यालय जो प्री स्कूलर्स बच्चे होते हैं, आयु के अंत तक बच्चा स्थिति को किसी अन्य व्यक्ति के परिवेश से समझने में असमर्थ होता है। उसे धीरे जैसे बड़े उसको समझाना चाहते हैं वैसे वो समझने में असमर्थ होता है। धीरे धीरे वो वातावरण से खुद ही उन वस्तुओं को और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि जीववाद किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम जानेंगे। इस अवस्था में सोच की एक नई विशेषता यह होती है कि जो बच्चा होता है वो सजीव, उसे लगता है कि प्रत्येक वस्तु में जीवन होता है। इसे हम जीववाद कहते हैं। जैसे हम उसे अलग अलग कहानियां सुनाते हैं परियों की, बादलों की, तो वह उन्हें सत्य मान लेते हैं और उसमें उस समय तक वो तालमेल नहीं बिठा सकते हैं। हम उन्हें बहुत सारे परियों की कहानियां सुनाते हैं जिससे हम उनको मोरल एजुकेशन देते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो सोच, ज्ञानेंद्रियां और मस्तिष्क के बढ़ते तालमेल के द्वारा धीरे धीरे जो मेंटल कैपेबिलिटीज है का उद्भव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उनका जो मानसिक कौशल है वो उसका विकास होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक हमने सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ा। फर्स्ट स्टेज थी जिसे हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था है उसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि पूर्व प्रश्नात्मक अवस्था कहते हैं। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसमें हमने संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। बच्चा क्रमांकन करने लग जाता है, यानी वस्तुओं को सीरीज में जोड़ने लग जाता है। वो दूसरे व्यक्तियों के अनुसार अपनी बातों को समझने लगता है, और हमने उसमें जीववाद के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, यानी कि द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह जो अवस्था होती है ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है जिसे हम मध्य बाल्यावस्था के चरण के समरूप है। जब बच्चा अब मानसिक रूप से कार्यों को प्रतिवर्तित कर सकता है। साथ ही पूर्व प्रश्नात्मक यानी प्री ऑपरेशनल बच्चा जो एक समय में एक समस्या के केवल एक ही आयाम यानी डायमेंशन पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, वह अब बच्चा एक ही समय में समस्या के बहुत सारे आयामों या पहलुओं पर खुद को केंद्रित कर सकता है। जैसे हम बच्चों को बहुत सारे पजल सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो वो जैसे पिक्चर फॉर्मेशन करना है, हम अलग अलग टुकड़े उसके सामने रख देते हैं किसी पिक्चर के, वो उन्हें जोड़कर उस पजल को सॉल्व कर देता है। यानी अब वो जो समस्या है उसके अलग अलग आयाम ढूंढना शुरू कर देता है। एक बहुत फेमस पजल होता है जिसमें हम कहते हैं कि
जो एक जानवर है उसे फलों तक पहुंचाना है, या एक बच्चा है उसे अपनी मदर तक पहुंचाना है, तो उसमें वर्ग मतलब पहेली सी बनी हुई होती है। तो बच्चे उसके अंदर अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, अलग अलग जाने के रास्ते सोचते हैं और उस पजल को सॉल्व कर देते हैं। यानी 7 से 11 साल तक का जो बच्चा है, अब वो एक डायमेंशन पर ना सोचकर अनेक डायमेंशंस पे सोचना शुरू कर देता है। इस प्रकार बच्चा किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी सामग्री के साथ संरक्षण या क्रमांकन कर सकता है। अब वो कोई, अगर हम उसे ज्यादा चीजें दे देंगे तो उसे सीरीज में लगा सकता है और वो संरक्षण के सिद्धांत को समझ सकता है। इस अवधि के दौरान बच्चा एक स्थिर संख्या संकल्पना का विकास करता है। वह यह समझ सकता है कि किसी विशिष्ट संख्या से कितनी मात्रा कही गई है तथा वह गिनती में गलतियां नहीं करता। वह यह समझ सकता है कि श्रेणियों के विकास के लिए निर्धारित मानदंड के आधार पर कोई विशिष्ट वस्तु अनेक श्रेणियों से संबंधित हो सकती है। जैसे अलग अलग वस्तुओं को अगर सीरीज में लगाना है तो वो स्थिर संख्या संकल्पना का विकास हो जाता है। अब वो गलतियां नहीं करता है। इस प्रकार फलों को बीज वाले तथा बीज रहित फलों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। अब वो वस्तुओं को क्लासिफाई कर सकता है, कौन सी सब्जियां हैं जो सर्दियों में यूज होती है, कौन सी सब्जियां हैं वो गर्मियों में यूज की जाती है, सर्दी कब आती है, गर्मी कब आती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देता है। फलों के इसी समूह को सर्दियों में उगने वाले तथा गर्मियों में उगने वाले फलों के रूप में तथा स्वाद के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि आइसक्रीम गर्मियों में आती है, आम मैंगो शेक है वो हम गर्मियों में पीते हैं, सर्दियों में हम गाजर का हलवा खाते हैं, हम साग खाते हैं। तो इस तरीके से वो मौसम के अनुसार खाने पीने की चीजों को क्लासिफाई कर सकता है। एक एक प्रकार एक ही फल वर्गीकरण के प्रत्येक मानदंड के साथ भिन्न समूह से संबंधित हो सकता है। ऐसी वर्गीकरण क्षमताओं को समझना वयस्क अवस्था में तर्क शक्ति युक्ति संगता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब अब धीरे धीरे वो किशोरावस्था की तरफ जाना शुरू कर देता है और वयस्क होना शुरू कर देता है, तो वो क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है और बातों को समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहां तक हमने 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। अब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। यह जो स्टेज है ये 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। बच्चा इस चरण में 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है। इस चरण में अब वह बच्चा नहीं रह जाता बल्कि किशोर बन जाता है। धीरे धीरे वह वस्तुओं को के बारे में ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देता है। आप सभी औपचारिक प्रचलनों यानी फॉर्मल ऑपरेशंस के इस महत्वपूर्ण चरण में हैं। इस चरण की प्रमुख विशेषता यह है कि किशोर की सोच मूर्त ठोस घटनाओं, वस्तुओं तथा स्थितियों तक सीमित नहीं रह सकती है। स्टूडेंट्स, इस अवस्था को जानने के लिए यह आवश्यक है अभी आप जिस स्टेज में हैं वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जिसमें कि आप 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था के बीच में होते हैं, जिसमें आप बहुत सारी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। वह विचारों के रूप में, दूसरे शब्दों में अमूर्त रूप में सोच सकते हैं। बच्चे ने प्रतिवर्त सोच विचार, एक्वायर्ड रिवर्सिबल ऑफ थिंकिंग करने का गुण पूर्ववर्ती चरण में अर्जित कर लिया था। अब किशोर इस योग्यता को विचारों पर लागू कर सकता है। किशोर कल्पना के संसार की खोज कर सकता है, अर्थात जो नहीं है पर हो सकता है, तथा इस प्रश्न पर विचार कर सकता है कि क्या होगा यदि। जैसे अब आप सोचने लग जाते हो ना कि कल्पना का संसार, जैसे हम सोचने लग जाते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं बैंक की जॉब करना चाहती हूँ, मेरा एम है कि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ। अभी आप कर नहीं रहे होते हैं पर आप अपनी सोच में एक ऐसा विचार ले आते हैं कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल वर्ड कहते हैं।
किशोर कल्पना कहते हैं। जैसे मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मुझे वो एक्ट्रेस बहुत पसंद है, मुझे वो लेखिका बहुत पसंद है, मैं वैसा बनना चाहती हूँ। तो इस प्रकार हम, जो बच्चा होता है वो एक कल्पना विकसित करने लग जाता है। सोच की इस विशेषता के कारण, वह काल्पनिक सोच के कारण, किशोर अनेक कल्पनाओं में डूब जाते हैं जिनमें संसार को बदल देने के विचार भी शामिल होते हैं। उनकी सोच आदर्शवादी तथा कल्पना लोक की होती है। जैसे आप लोगों के मन में विचार आता है कि अगर मैं टीचर होती तो मैं ऐसा करती, मैं अगर एग्जाम की हेड होती तो मैं ऐसा करती, मैं इतना पोर्शन पे बच्चों को देती, मैं इस तरीके से पढ़ाई करती। तो आप कुछ बदलने का विचार भी रखते हैं अपने मन में। इसे हम क्या कहते हैं? आदर्शवादी या कल्पना लोक कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, किशोर की सोच अधिक तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल हो जाती है तथा समस्याओं का समाधान भी प्रभावी ढंग से करने लगते हैं। अब वो मैथ्स के सम सॉल्व करने लगते हैं, जिसमें वो किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, किस तरीके से डिवाइड किया जाए, ये सारे सीखना शुरू कर देते हैं। साइंस के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और याद करना शुरू कर देते हैं। परीक्षण तथा त्रुटि से अधिगम यानी ट्रायल एंड एरर लर्निंग पर निर्भर करने की अपेक्षा वे संभावित कार्रवाई के मार्गों के बारे में विचार करते हैं। कोई घटना उस तरह घटित क्यों हो रही है जैसे वह होती है, इस प्रकार की सोच को प्रकल्पना निगमनात्मक तर्क कहा जाता है। जैसे वो अलग अलग प्रकार की कल्पना के बारे में सोचते हैं। अगर हम उन्हें कोई घटना के बारे में बताएं तो वो उसके बारे में अपनी सोच विकसित कर देते हैं। जैसे अगर मैं अभी बोलूं कि आपको 5 लाइनें लिखनी है कि मोबाइल के क्या फायदे हैं और मोबाइल के क्या नुकसान हैं, तो एक को मैंने 5 बच्चों को फायदे लिखने के लिए बोला और 5 स्टूडेंट्स को मैंने उनके नुकसान लिखने के लिए बोला। तो वो दोनों ही अपने अपने तरीके से सोचेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि किसी जगह बाढ़ आई है, आप वहां पे हेल्प करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो आप जैसे कहीं जहां पे भी हैं वहां पे बैठे हैं, बाढ़ किसी दूसरी जगह पे आई है, पर आप बैठे बैठे बता सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति में वहां पे जो जीविका है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पानी का अरेंजमेंट नहीं हो, पीने का पानी का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, लाइट का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी खराब हो जाएंगी। तो इस प्रकार जिस जगह आप बैठे हैं वहां पे आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं, अपनी सोच को प्रकट कर सकते हैं। किशोर अपने स्वयं के विचारों की जांच में अधिक सक्षम हो जाते हैं तथा सोच के बारे में विचार करते हैं, इसे अधिसोच कहा जाता है। इस प्रकार कुछ विशिष्ट सोचें यह है कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही क्यों सोचती हूँ, आज मैं अपने कल की सोच पर विचार करना चाहती हूँ। मतलब इस समय जो बच्चा होता है, जो किशोर बालक बालिकाएं होती हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं कि मुझे 11th में इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, मुझे 12th में इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, मैं आगे ये बनना चाहती हूँ, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या रीजन है जिसके कारण मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो इन सारे बातों के बारे में जो किशोर हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं। किशोर सोच की एक अन्य विशेषता यह है कि युवा लोग एक काल्पनिक श्रोता समूह का सृजन कर लेते हैं तथा अपने बारे में एक व्यक्तिगत चोला ओढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत चोला यानी अपनी पर्सनैलिटी को एक अलग तरीके से ढालना शुरू कर देते हैं। जैसा वो सुनते हैं वैसा वो बनने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसा उन्होंने सोचा है वो उस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी के में उन बातों को डालना शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट है, काल्पनिक श्रोतागण से क्या तात्पर्य है? किशोर यह मानते हैं कि दूसरे हमेशा उन्हें ही देखते रहते हैं तथा मानते हैं कि वे उनकी प्रत्येक क्रिया और कार्य का अवलोकन कर रहे हैं। इससे किशोर अपनी शारीरिक उपस्थिति के बारे में अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। व्यक्तिगत चोले में विश्वास का अर्थ है कि किशोर यह मानते हैं कि जो पीड़ा भावना वह महसूस कर रहा है वह कोई अन्य नहीं कर रहा, क्योंकि वह सभी दूसरों से भिन्न है। इस पूरे पैराग्राफ का क्या अर्थ है कि काल्पनिक श्रोतागण मतलब कोई उनके बारे में कुछ कहता नहीं है पर वो सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे वो अपने इस समय जो फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं उसको लेके वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि मैं डाइटिंग कर दूंगी क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ये कितनी मोटी हो रही है।
वो सिर्फ सोचते हैं स्टूडेंट्स, कोई उनके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पर वो अपने मन में ये विश्वास डाल लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मैं अच्छे नंबर नहीं लेके आऊंगी तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या कहेंगे। जबकि आज का समय ऐसा है जो उनको कोई नहीं कहता है कुछ भी, और पेरेंट्स भी बहुत हेल्प करते हैं, टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं, उनके जो पीयर ग्रुप है, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, वो भी उनकी बहुत हेल्प करता है। पर यह एज ऐसी होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो काल्पनिक श्रोतागण बन जाते हैं और अपना एक अलग तरीके का सोच डेवलप कर लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं बनना चाहती हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये धारणाएं वो अपने मन में ले लेते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है, ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वो खत्म हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा कि जीन पियाजे ने 4 चरणों में इसे समझाया है। पहला है जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था की बात की है, बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरीके से सीखता है। फिर 2 से 7 वर्ष तक वो किस तरीके से सीखता है, वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, पहले वो प्री स्कूल जाता है, वहां पे सीखता है, फिर वो फॉर्मल स्कूल में जाता है, वहां पे सीखता है। फिर वो 7 से 11 साल तक की अवस्था है, जिसमें हर दिन वो नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है, मैथ्स के, साइंस के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। और उसके बाद वो किशोरावस्था में आ जाता है, जो कि 11 से 18 साल तक की अवस्था होती है। यहाँ पे हम जीन पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट करते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस है जो इस पूरे चैप्टर में से है। पहली डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, यानी कि विकास किसे कहते हैं। तो विकास बच्चे के जन्म के समय से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में क्रमिक तथा सुव्यवस्थित परिवर्तन है। यह परिवर्तन गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होते हैं, जो क्रियाओं की जटिलता को बढ़ाते हैं। यह हमने वृद्धि और विकास में पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था गुणात्मक यानी गुणों को जानना, और मात्रात्मक जिसमें हम किसी चीज की मात्रा के बारे में जान सकते हैं, जैसे लंबाई है, भार है, हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और गुणों की बात है जिसमें हम बात करते हैं कि सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, इस प्रकार का जो विकास होता है, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, गुणात्मक जिसमें गुणों को जाना जाता है, और मात्रात्मक जिसमें जो विकास हो रहा है उसकी मात्रा को जाना जाता है। जैसे शारीरिक विकास है तो उसमें भार और लंबाई को जाना जाता है। सेकंड है लगाव यानी अटैचमेंट। जीवन के प्रथम वर्ष में शिशु तथा मुख्य रूप से उसकी देखभाल करने वाले वयस्क के बीच में विकसित होने वाला स्नेह है। हमने ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था कि एक माता होती है जिसका पहला लगाव, बच्चे का पहला लगाव उसकी मदर के साथ होता है, जहां से कि उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, तथा प्यार का बंधन अधिकांश अधिकांश मामलों में यह वयस्क व्यक्ति उसकी माता होती है। मतलब अटैचमेंट का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले अपने मदर के साथ अटैच होता है, और उसके बाद जैसे जैसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलता है उसका अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। थर्ड है बॉन्डिंग यानी बंधन। बच्चे और वयस्क के बीच में लगाव बंधन का विकास है, जैसे मदर के साथ लगाव होना, फादर के साथ लगाव होना, छोटे बहन भाइयों या बड़े बहन भाइयों के साथ लगाव होना, टीचर के साथ लगाव होना, ये सब बॉन्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चे के पालन पोषण के तरीके। वे तरीके तथा विधियां जिनका प्रयोग माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए तथा उन्हें वांछनीय एवं समुचित मूल्य तथा व्यवहार सिखाने के लिए करते हैं, उसे हम पालन पोषण के तरीके कहते हैं। जिसमें हमने 2 प्रकार के पेरेंट्स के बारे में पढ़ा। पहला था कि अनुमति देने वाले माता पिता, यानी वो माता पिता जो अपने बच्चों पर कम नियम लागू करते हैं और अपने बच्चों को निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारा मैं आपको पहले की वीडियोस में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है जो प्रतिबंध लगाते हैं, यह माता पिता होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं और अपने बच्चों को स्वयं के चुनाव के लिए बहुत कम स्वतंत्रता देते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा उनके बच्चे सीखें और करें, और वो ही अपने व्यवहार में उसे डालें। नेक्स्ट डेफिनेशन है अहम केंद्रण यानी इगोसेंट्रिज्म। यह मानना कि सभी उनके अनुरूप ही स्थिति को परिकल्पित करते हैं, या यह कि प्रत्येक व्यक्ति उसके तरीके से सोचता है, इसे हम अहम केंद्रण कहते हैं। जिसमें बच्चा सोचता है कि जैसा मैं देख रहा हूं और सोच रहा हूं वैसा ही दूसरे व्यक्ति भी सोच रहे होते हैं।
अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि उन स्थितियों या वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता जो ना तो सामने विद्यमान हो, ना ही उस समय विशेष में घटित हो रही हो। जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था की तरफ जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं किसी बच्चे को बाढ़ के ऊपर कोई ऐसे लिखने के लिए दूंगी, तो बच्चा उस जगह नहीं जा रहा, पर वो अपने दिमाग में एक सोच विकसित कर लेता है और उसके आधार पर वो ऐसे लिख सकता है जो घटना उसने सुनी हुई होती है या देखी भी होती है। नेक्स्ट है अधिसोच या अधि भौतिक सोच। सोच विचार की प्रक्रिया का आत्म प्रतिबिंबित यह विचार करना कि वह जिस तरीके से सोचता है उसका क्या कारण है। सोच विचार की प्रक्रिया के बारे में सोचना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अधिक सोचने लग जाता है। अधिक सोचने का मतलब है कि उसे लगता है कि समाज के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे। यानी वो किसी भी बात को लेके अधिक सोचने लग जाता है, इसे हम अधिसोच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 डेफिनेशंस थी जिसको हमने जाना, और यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर खत्म करते हैं जहाँ पे हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना है और कुछ डेफिनेशंस के बारे में जाना है। यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास खत्म होता है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आती हूँ, जब तक आप इसके नोट्स बनाएं और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से कि आपसे पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इसके नोट्स बनाएं, इसे याद करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करने में कमी ना रखें। आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।